दोस्तों, साइंस से रिलेटेड वीडियोस में और अक्सर मेरी वीडियोस में भी एक वर्ड को आप अक्सर सुनते होंगे एंड दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी को आमतौर पर बढ़ते हुए डिसऑर्डर की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। आपने सुना होगा कि हमारा यूनिवर्स लगातार ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ भी यही कहता है कि हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के साथ यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जाती है। यही बढ़ती हुई एंट्रोपी एरो ऑफ टाइम का कारण है, जो कि एक ही दिशा में बढ़ता है। जी हाँ, यही वजह है कि बीता हुआ पल कभी दोबारा नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्स में डिसऑर्डर बढ़ता ही जाता है और इसे रिवर्स करने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर हम ऑर्डर क्रिएट भी करना चाहें तो ऑर्डर क्रिएट करने के प्रोसेस में भी यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी बढ़ती ही है। यानी आप एक जगह पर ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो इस प्रोसेस में दूसरी जगहों पर डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यूनिवर्स में डिसऑर्डर लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? आखिर क्यों यूनिवर्स लगातार एक लो एंट्रोपी स्टेट से हाई एंट्रोपी स्टेट की तरफ जा रहा है? आप शायद सोच रहे होंगे कि इस सवाल का हमारे जीवन से क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से ही आप ये सवाल पूछ पा रहे हैं, क्योंकि अगर यूनिवर्स ऐसा ना होता तो आप भी यहां ये सवाल पूछने के लिए ना होते। जी हां, ये सवाल यूनिवर्स के एवोल्यूशन के साथ साथ लाइफ के पैदा होने से भी जुड़ा है और इसके जवाब के साथ जुड़े हैं बहुत सारी उन घटनाओं के एक्सप्लेनेशन जिन्हें हम सभी अपनी डेली लाइफ में रोज होते हुए देखते हैं, पर हमारे लिए वो इतनी नॉर्मल है या हम उनके इतने यूज्ड टू हैं कि हम कभी भी उन पर कोई सवाल नहीं करते। जैसे आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों अंडे को फेंटना बहुत आसान है पर फेंटे हुए अंडे से दोबारा यॉक और व्हाइट को अलग अलग करना नामुमकिन क्यों है? इसी तरह किसी कप को तोड़ना बहुत आसान है पर उसे वापस पहले की तरह जोड़ना नामुमकिन क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके किसी रूम को हीट करना आसान होता है पर रूम में मौजूद हीट को कलेक्ट करके उसे वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना बेहद मुश्किल क्यों होता है? वैसे अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया हो जाता ना। जरा सोचिए, इससे हमारा रूम भी ठंडा हो जाता और हम एनर्जी भी पैदा कर लेते। अभी हम अप्लायंसेज जैसे कि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करके एनर्जी का यूज करके रूम को ठंडा करते हैं, पर ऐसा होता क्यों नहीं? आखिर क्यों रूम में हीट को डिस्पर्स करना बेहद आसान है पर उस डिस्पर्स हुई हीट को दोबारा कैप्चर करना मुश्किल क्यों है? इसी तरह आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वो जमीन पर जाकर टकराती है। इस प्रोसेस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जमीन पर टकराने पर यही एनर्जी हीट एंड साउंड के रूप में एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाती है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ कहता है कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। टोटल एनर्जी की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आता। अगर ऐसा है तो कभी इसका अपोजिट क्यों नहीं होता? मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी एटमॉस्फेयर में मौजूद एनर्जी जमीन पर पड़ी हुई किसी चीज को ऊपर उछाल दे? इन सभी चीजों पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स कुछ घटनाओं के होने को प्रेफर करता है बाकी औरों के। और इसी तरह कुछ और भी सवाल हैं कि जैसे अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, केवल फॉर्म बदलती है और वो तमाम डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में ही विलीन हो जाती है, तो आखिर क्यों नहीं हम इस एनर्जी को कैप्चर करके एक फ्री एनर्जी डिवाइस बना पाते? या फिर ऐसी मशीनें जो कि बिना एनर्जी दिए अपने आप चलती रहें, इन्हें परपेचुअल मोशन मशीन कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग ऐसी मशीनों को बनाने का दावा करते रहे हैं पर सभी की सभी जांच में फेल हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप इन सभी सवालों के जवाब के साथ साथ ये भी समझ पाएंगे कि एंट्रोपी क्या है और ये किस तरह यूनिवर्स की एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। फिजिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स में से एंट्रोपी एक बड़ा अनोखा, दिखने में आसान पर फिर भी सबसे कम समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट। ज्यादातर लोग इसे एक लगातार बढ़ते हुए डिसऑर्डर की तरह समझते और डिस्क्राइब करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ भी यही कहता है कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। यानी यूनिवर्स में डिसऑर्डर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्स अपने शुरुआती दौर में ज्यादा यूनिफॉर्म और ऑर्डरली स्टेट में था और तब से लगातार ये पल पल और भी ज्यादा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब यहाँ डिसऑर्डर की बात हो रही है तो पहले ये समझना जरूरी है कि डिसऑर्डर से यहाँ क्या मतलब है। आमतौर पर डिसऑर्डर का मीनिंग अव्यवस्था, अराजकता से लिया जाता है, जहां नियम कानूनों की अवहेलना की जाती हो। पर आप रिलैक्स हो जाइए, यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यूनिवर्स अपने जन्म से लेकर अभी तक अपने तयशुदा नियमों पर ही चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। एंट्रोपी के मामले में जब डिसऑर्डर की बात की जाती है तो उनका मतलब ये नहीं होता कि यूनिवर्स में अराजकता बढ़ती जा रही, बल्कि इसका मतलब कुछ और होता है। साइंटिस्ट जब ये कहते हैं कि यूनिवर्स अपने शुरुआती दौर में ज्यादा यूनिफॉर्म और ऑर्डरली स्टेट में था, तो उनका मतलब होता है कि ये हर जगह पर बहुत हद तक एक जैसा था। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी में बताती है कि यूनिवर्स में शुरुआत में कोई एटम या मॉलिक्यूल नहीं था। यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी से भरा हुआ एक हॉट डेंस पॉइंट मात्र था।
फिर जैसे जैसे अपने विस्तार के साथ ये ठंडा होता गया, इसकी यूनिफॉर्मिटी में कमी आती गई। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की इमेजेस हमें ये दिखाती हैं कि विस्तार के साथ ही यूनिवर्स में कुछ एरिया ज्यादा हॉट तो कुछ कंपैरेटिवली ठंडे थे। ये अंतर विस्तार के साथ बढ़ता गया। बाद में जब यूनिवर्स के ठंडा होने पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स और फिर उनसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स बने तो ये यूनिफॉर्मिटी और कम हो गई। साथ ही ग्रेविटी की वजह से मैटर कुछ जगहों पर इकट्ठा होने लगा, जिससे शुरुआती गैलेक्सीज फॉर्म होने लगी। और फिर यूनिवर्स में लगातार चलने वाली चीजें जैसे कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स की फॉर्मेशन, स्टार्स में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन और सुपरनोवा वगैरह, सभी इसे हर पल और ज्यादा डिसऑर्डर में ले जा रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्स में हर पल जो कुछ हो रहा है वो उसे अपने शुरुआती दौर से, जब वो यूनिफॉर्म और ऑर्डरली स्टेट में था, से लगातार दूर लेते जा रहे हैं। एक सरल एग्जांपल से समझाऊं तो इसे ऐसे समझें कि जैसे एक ग्लास का जार जिसमें दाल भरी हो, वो फर्श से टकराकर टूट जाए। दाल से भरे हुए जार को हम एक ऑर्डरली स्टेट कह सकते हैं क्योंकि वो हर जगह पर एक जैसा है। टूटने पर जब वो फर्श पर बिखरता है तो ये एक डिसऑर्डरली स्टेट है, क्योंकि दाल के दाने जो पहले हर जगह पर एक जैसी क्वांटिटी में थे, अब वो वैसे नहीं है। मैं समझता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि साइंटिस्ट जब ये कहते हैं कि यूनिवर्स में हर बीतते पल के साथ डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है तो इसका क्या मतलब। और चूंकि ये डिसऑर्डर इरिवर्सिबल है, इसलिए कहा जाता है कि एंट्रोपी समय के तीर की दिशा को निर्धारित करती है, क्योंकि समय भी एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है। पर आखिर यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ती ही क्यों नहीं हम इसे रिवर्स कर सकते। जिस तरह कंप्यूटर पर काम करते हुए कोई गलत स्टेप हो जाने पर हम कंट्रोल Z दबाकर उसे अंडू कर देते हैं, काश अपनी डेली लाइफ में भी हम ऐसा ही कुछ कर सकते। जैसे कोई महंगी क्रॉकरी गलती से टूट जाने पर अपनी माँ या बीवी की डांट से बचने के लिए हम कंट्रोल Z जैसा कुछ करके उसे अंडू कर देते। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? यहां पर एक मजेदार बात आपको बताऊं कि फिजिक्स के सभी लॉज जो कि स्पेस टाइम में मैटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, वो सभी टाइम रिवर्सिबल है। यानी अगर टूटा हुआ कप वापस पहले की तरह ही जुड़ जाए तो उससे कोई फिजिक्स का लॉ ब्रेक नहीं होगा। पर सिर्फ एक लॉ है जो ऐसा नहीं होने देता, और वो है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। जी हां, वही लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। और इसीलिए पास्ट में कुछ साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे कि क्या ये वास्तव में यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या फिर कुछ रेयर केसेस में इस लॉ को ब्रेक भी किया जा सकता है। जैसे एक फेमस फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का एक थॉट एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है, जिसे मैक्सवेल्स डीमन के नाम से जाना जाता है। उनका आइडिया यह था कि अगर एक गर्म गैस और एक ठंडी गैस से भरे चेंबर को आपस में मिलाया जाए तो कुछ देर में ही दोनों चेंबर्स में मौजूद गैस एक समान टेम्परेचर पर आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है तो देखिए, गर्म गैस वाले चेंबर में मौजूद ज्यादातर एटम्स हाई एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, वहीं ठंडी गैस वाले चेंबर में ज्यादातर एटम्स लो एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों ही तरह के एटम्स दोनों ही चेंबर्स में समान रूप से फैल जाते हैं और नतीजतन दोनों चेंबर की गैस एक समान टेम्परेचर पर आ जाती है। पर अगर हमें इस प्रोसेस को रिवर्स करना हो, यानी दोबारा हाई एनर्जी और लो एनर्जी वाले एटम्स को अलग अलग करना हो, तो अगर हम ऐसा कर पाए तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, यानी थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ब्रेक हो जाएगा। मैक्सवेल इसके लिए एक एंटिटी की कल्पना करते हैं जो कि दोनों चेंबर्स के बीच मौजूद एक हाइपोथेटिकल फ्रिक्शनलेस गेट को ऑपरेट करता है। इसी को मैक्सवेल्स डीमन का नाम दिया गया है। जैसे ही कोई हाई एनर्जी वाला एटम वापस गर्म गैस वाले चेंबर की तरफ बढ़ता है तो ये गेट को खोल देता है। इसी तरह जब कम एनर्जी वाला एटम वापस ठंडे वाले चेंबर की तरफ बढ़े तो ये दोबारा गेट को खोल देता है। और इस तरह बिना कोई वर्क अप्लाई किए कुछ समय बाद हाई एनर्जी और लो एनर्जी वाले एटम्स वापस से अलग अलग चेंबर्स में पहुंच जाते हैं। तो क्या मैक्सवेल का डीमन वाकई थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को ब्रेक करता है? मैक्सवेल ने जब इस डीमन की कल्पना की थी तब हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके जरिए ऐसा किया जा सके। पर आज नैनो टेक्नोलॉजी अपने बूम पर है और साइंटिस्ट नैनो रोबोट्स बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में हम कुछ ऐसे नैनो रोबोट्स बना लें जो मैक्सवेल के डीमन जैसा काम कर सकें, तो क्या हम एंट्रोपी को डिक्रीज करके थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को ब्रेक कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि नैनोबॉट्स जब एटम्स को अलग अलग करेंगे तो इस प्रोसेस में भले गैस एटम्स पर कोई वर्क अप्लाई ना हो, पर नैनोबॉट्स पर अप्लाई होगा। और नैनोबॉट्स बिना एनर्जी के वर्क नहीं कर सकते, यानी एक जगह एंट्रोपी कम होगी तो दूसरी जगह बढ़ जाएगी। इवन इफ हम इस पूरे प्रोसेस को नॉन मैकेनिकल भी बना दें तो भी एटम्स की मूवमेंट का हिसाब किताब रखने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, और मेमोरी बिना एनर्जी के काम नहीं करती। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, एंट्रोपी को बढ़ने से रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर क्यों? इसको समझने के लिए आपको एंट्रोपी को एक दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा, और वो नजरिया है इसे बढ़ते डिसऑर्डर के बजाय बढ़ती इंफॉर्मेशन की तरह देखना। समझाता हूं कैसे।
देखिए, जब दाल जार में भरी थी तो दाल के दानों की स्टेट को डिफाइन करना आसान था, यानी उसके लिए कम इंफॉर्मेशन की जरूरत थी क्योंकि वो दाने एक सीमित जगह में कुछ सीमित अरेंजमेंट में ही मौजूद थे। पर फर्श पर बिखरने के बाद अगर हमें हर दाने की स्टेट को डिफाइन करना हो तो इसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, यानी फर्श पर बिखरने के बाद इंफॉर्मेशन बढ़ गई। पर अगर इंफॉर्मेशन बढ़ सकती है तो ये वापस से कम क्यों नहीं की जा सकती? तो इसका जवाब है कि जब दाल के दाने फर्श पर गिरते हैं तो उन पर अप्लाई होने वाली फोर्स और मिलने वाला स्पेस उन्हें अनगिनत तरह से अरेंज होने की संभावना देता है, पर उनके वापस से पहले वाली स्टेट में पहुंचने की संभावना सिर्फ एक है। और यह संभावना इतनी कम होती है कि ऐसा कभी होता ही नहीं। जैसे ताश के पत्तों को रैंडमली फेंकने पर आप उन्हें बहुत तरह से अरेंज कर सकते हैं, पर उनके क्रम से सेट में लग जाने की संभावना सिर्फ एक है। और यह संभावना इतनी कम है कि अगर आप पूरी जिंदगी भी ताश के पत्तों को फेंकते रहें तो भी शायद वो कभी क्रम से अरेंज ना हो। इसी तरह दोनों चेंबर्स को मिलाने पर गैस के एटम्स अनगिनत तरह से अरेंज हो सकते हैं, पर उनके वापस पहले ही की तरह अरेंज होने की संभावना इतनी कम है कि ऐसा कभी होता ही नहीं। ठीक इसी तरह बिग बैंग के बाद जब यूनिवर्स का विस्तार हुआ तो इसने यूनिवर्स में मौजूद चीजों को मोर डिफरेंट वेज में अरेंज हो सकने की संभावना को बढ़ा दिया, जबकि इसके वापस से पहली वाली स्थिति में अरेंज होने की संभावना इतनी कम है कि ऐसा कभी यूनिवर्स के लाइफ टाइम में होने की संभावना नहीं है। तो असल में एंट्रोपी का मतलब चीजों का लो प्रोबेबिलिटी वाली स्टेट से हाई प्रोबेबिलिटी वाली स्टेट में चले जाना है। और हमारे यूनिवर्स में हमारे आसपास जो कुछ घट रहा है उसका कारण यही है। अगर हमारा यूनिवर्स लगातार लो एंट्रोपी की स्टेट में बना रहता तो कभी बिग बैंग होता ही नहीं, ना ही गैलेक्सीज फॉर्म होती, ना ही स्टार्स बनते, ना ही प्लैनेट्स बनते, और ना ही अर्थ जैसे किसी प्लैनेट पर लाइफ पैदा होती। यहां तक कि समय का अस्तित्व भी नहीं होता। समय का अस्तित्व भी एंट्रोपी के कारण ही चीजों में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से है। इफ देयर विल बी नो चेंज देयर विल बी नो टाइम। आपने सुना होगा कि एंट्रोपी की वजह से ही हम कभी कोई 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते और ना ही कभी कोई परपेचुअल मोशन मशीन बना सकते, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें फिर भी बहुत सारी एनर्जी फ्रिक्शन, वाइब्रेशन और हीट के रूप में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। पर अगर एंट्रोपी ना हो तो हमारे पास कोई यूजेबल एनर्जी भी नहीं होगी। हम एनर्जी को यूज कर पाते हैं क्योंकि लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ चलने वाला फ्लो ही इसे वर्क करने की कैपेबिलिटी देता है। आसान भाषा में समझाऊं तो पानी से टरबाइन घुमाने के लिए इसमें फ्लो होना जरूरी है। रुके हुए पानी से टरबाइन नहीं घूमेगी। अगर यहां तक की बात आपको समझ आ गई तो अब आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों कमरे को गर्म करना आसान है पर उस डिस्पर्स हुई हीट को वापस कैप्चर करना मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि एयर कंडीशनर के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, पर इस प्रोसेस में भी ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ती ही है, क्योंकि एयर कंडीशनर को चलाने में कंप्रेसर, उसकी मोटर और इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्स्ट्रा हीट को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। साथ ही एयर कंडीशनर को चलाने के लिए जो बिजली लगती है उसको बनाने और उसको घर तक पहुंचाने के प्रोसेस में भी बहुत सारी एनर्जी हीट के रूप में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो कुल मिलाकर जितनी हीट एयर कंडीशनर के जरिए हम रूम से कैप्चर करते हैं उसके एवज में बहुत सारी हीट एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और एटमॉस्फेयर में मौजूद इस हीट को किसी वर्किंग एनर्जी में बदलना लगभग असंभव है। और इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ के अनुसार एनर्जी भले डिस्ट्रॉय ना हो पर वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। सूरज अपनी लाइट के जरिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूजफुल एनर्जी की एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम धरती को देता है, जिसे कैप्चर कर प्लांट्स इसके थ्रू ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज के रूप में प्लांट्स में स्टोर ये यूजफुल एनर्जी फूड चेन के थ्रू पूरे जीव जगत में पहुंच जाती है। सभी प्लांट्स और एनिमल्स इस एनर्जी का इस्तेमाल अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को चलाने के लिए करते हैं, और इस प्रोसेस में ये यूजफुल एनर्जी एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे डिस्पर्स होकर नॉन यूजफुल एनर्जी में बदल जाती है। धरती पर जीवन विकसित हो सका बाकी फेवरेबल कंडीशन के साथ साथ इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ पर सूरज से आने वाले रेडिएशन के रूप में यूजफुल एनर्जी की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम अवेलेबल है। पर सूरज के पास ये एनर्जी कहां से आई? तो उसका जवाब है ग्रेविटी। ग्रेविटी यूनिवर्स का एक ऐसा फीचर है जिसने बिखरे हुए मैटर को कुछ जगहों पर जमा कर दिया। इसी जमा हुए मैटर ने स्टार्स के रूप में एनर्जी के कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स को जन्म दिया। हम जानते हैं कि यूनिवर्स की लगातार बढ़ती हुई एंट्रोपी की वजह से एक समय बाद सभी तारे और ब्लैक होल अपनी सारी एनर्जी को रेडिएट करके ठंडे पड़ जाएंगे और धीरे धीरे यूनिवर्स में सब कुछ थमने लगेगा। ये वो समय होगा जब समय के चलने और रुके होने में भी फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबाते जाइए। इस तरह की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते सभी मेंबर्स एंड सपोर्टर्स का शुक्रिया जो मेरे इस नेक काम में मेरी मदद करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।